नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन और शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे है, सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं, जल्दी से क्लास के साथ आप जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे और क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आपकी जो क्लास है, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक चलेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो कल मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रही थी, थोड़ा सा उसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। आइए बात करते हैं हम लोग कि भाई हेडिंग हमारी चल रही थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, पुरुष जनन अंग, पुरुष जनन अंगों की हम लोग बात कर रहे थे। तो पुरुष जनन अंगों की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि ये जो आप लोगों के पुरुष जनन अंग होते हैं, इनमें अगर हम लोगों ने बात करी तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेस्टिस। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी टेस्टिस की, जिसको हमने कहा था वृषण। तो वृषण जो थे ये वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि वृषण जो थे कहाँ रहते हैं दोस्तों, वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। वृषण कोश, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वृषण कोश को स्कॉटम सैक हम लोग कहते हैं। क्या सुरक्षित रहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा था ये पॉइंट कल की क्लास में कि जो टेस्टिस होते हैं ये वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। तो लिखेंगे प्रोटेक्ट अंडर, प्रोटेक्टेड अंडर स्कॉटम, स्कॉटम सैक। तो ये स्कॉटम सैक के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। स्कॉटम सैक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर रहते हैं टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर दो तरीके की सेल होती है। टू टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट हियर, टू टाइप्स ऑफ सेल, टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट हियर। तो जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं दोस्तों। जो लड़कों के टेस्टिस हैं, वृषण है, इनमें दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिका क्या करती हैं आपको पूछा जाता है, और ये दोनों कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं। तो लड़कों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं इनमें टू टाइप्स की सेल होती हैं। ये टू टाइप्स की सेल कौन कौन सी होती हैं, एक होती है दोस्तों, आप लोग बताकर चलते हो, सार्टोली सेल। एक होती है सार्टोली कोशिका, एक होती है सार्टोली सेल। पूछा जाता है कि सार्टोली कोशिका जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं। एक होती है सार्टोली कोशिका, ये कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, तो ये लड़कों के वृषण में पाई जाती हैं। तो लड़कों के जो टेस्टिस होते हैं इनमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होती है सार्टोली सेल। सार्टोली सेल क्या काम करती हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो कि सार्टोली सेल का जो काम होता है वो होता है शुक्राणु जनन का। शुक्राणु जनन करती हैं, ये शुक्राणु जनन की क्रिया करती हैं या शुक्राणु जनन करती हैं दोस्तों। यानी कि इनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लड़कों में जब शुक्राणु बनते हैं, उसी प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो लड़कों के जो टेस्टिस हैं उनमें सार्टोली कोशिका होती हैं जो शुक्राणु बनाने का काम करती हैं। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा कि वृषणों में उपस्थित कौन सी कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया करती है, तो आप कहते हो सार्टोली सेल। तो सार्टोली कोशिकाएं करती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है मैम, दूसरी सेल कौन सी होती हैं, दूसरी सेल होती हैं दोस्तों लैडिंग सेल। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं ये होती हैं लैडिंग सेल। तो लड़कों के टेस्टिस में जो दूसरी कोशिका पाई जाती है ये होती है लैडिंग सेल। ठीक है, लैडिंग कोशिका। ये जो लैडिंग कोशिका होती है ये क्या काम करती हैं, ये निकालती हैं वास्तव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
आपने अभी तक पढ़ा था ना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों के अंदर जो ग्रंथि होती है टेस्टिस, वो निकालते हैं। अब टेस्टिस में भी कौन सी कोशिका है जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है, ये पूछा जा सकता है। तो लड़कों में टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर है लैडिंग सेल, और लैडिंग सेल बनाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों जो लैडिंग सेल होती है। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है पेपर में कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निकालने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, लैडिंग। तो लिखेंगे यह है, या ऐसे लिख लेना सीधा, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण, इनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। अगला आप लोगों के लिए जो यहाँ पर पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अब मैं बताने वाली हूँ। आपको पूछा जाता है कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु छोड़ो, जो आप लोगों के सीमन होते हैं, सीमन, मैम सीमन क्या होता है, सीमन एक ऐसा लिक्विड होता है या एक ऐसा तरल जो लड़कों के इजैकुलेशन के दौरान निकलता है। ठीक है, जब लड़कों के अंदर ये टेस्टिस जो होते हैं इनके अंदर सीमन की प्रक्रिया चलती है, सीमन होता है एक तरल, इस तरल में क्या क्या होता है पूछा जाता है। तो सीमन क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का तरल होता है, ये एक तरीके का लिक्विड होता है। मैम इस लिक्विड में क्या क्या होता है, इसी लिक्विड के अंदर होते हैं दोस्तों शुक्राणु। तो शुक्राणु एक तरल के अंदर शुक्राणु अकेले शुक्राणु नहीं निकलते, शुक्राणु एक तरल के अंदर रहते हैं, उस तरल को ही कहते हैं सीमन। तो लड़कों के अंदर एक तरल रहता है, उस तरल में रहते हैं शुक्राणु। तो सीमन में क्या क्या होता है आपको ये पूछ सकता है, स्पर्म होते हैं, इसके अंदर होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है दोस्तों इसके अंदर, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सीमन में पाया जाता है, आप बताकर चलते हो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होता है इसके अंदर, सीमन के अंदर। साथ में एक एसिड होता है सीट्रिक एसिड। ठीक है, एक एसिड होता है सीट्रिक एसिड, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बताते हो सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक एसिड भी पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सीट्रिक एसिड भी लड़कों के अंदर जो सीमन होता है उसमें पाया जाता है, और साथ में कुछ प्रोटीन भी होती है इसके अंदर, साथ में कुछ प्रोटीन भी होती हैं दोस्तों इसके अंदर। तो ये सारा का सारा जो कलेक्शन है इसी को कहा जाता है सीमन। तो लड़कों के अंदर जब इजैकुलेशन की क्रिया होती है, स्खलन होता है लड़कों के अंदर, तो इस स्खलन के साथ निकलता है सीमन, इसी सीमन में होते हैं शुक्राणु, फ्रक्टोज, सीट्रिक एसिड और प्रोटीन। ठीक है, अब मैम जी ये जो फ्रक्टोज होता है, इस फ्रक्टोज से क्या होता है, इस फ्रक्टोज से जो लड़कों के अंदर शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्राप्त होता है। तो आपको पूछ लेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त कराता है, शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन देता है, तो आप लोग बताओगे फ्रक्टोज। यानी शुक्राणुओं में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज से ही शुक्राणु जो हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो शुक्राणुओं को पोषण मिलता है फ्रक्टोज के जरिए, किसके जरिए प्यारे बच्चों, फ्रक्टोज के जरिए। ठीक है, फिर आपको पूछेगा कि शुक्राणु एक गतिशील कोशिका है, शुक्राणु गति करते हैं दोस्तों, शुक्राणु के पास पूंछ होती है, शुक्राणु गति करते हैं, तो उनमें गति किस कारण होती है, तो शुक्राणुओं में गति होती है सीट्रिक एसिड के कारण। तो शुक्राणु गति कर कर जब अंडे तक पहुंचते हैं, मादा के शरीर में शुक्राणु पहुंच गए, मादा के शरीर में सीमन पहुंच गया, सीमन में ही शुक्राणु है। अब शुक्राणु गति जब करेंगे तो वो गति करते हैं सीट्रिक एसिड को खाकर, सीट्रिक एसिड होता है उनके अंदर, तभी वो गति कर पाते हैं। तो सीट्रिक एसिड क्या करता है, गति प्रदान करता है, मोशन देता है शुक्राणुओं को। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये क्या करता है, मोशन देता है। ठीक है बेटा, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बायोलॉजी का सिलेबस, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मार्च लास्ट तक खत्म कर दूँ। एक दो टॉपिक जो रह जाएंगे उनको एक दिन संडे में ले लूंगी मैराथन के तौर पर, आपकी केमिस्ट्री में चलवा दूंगी, क्योंकि मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ एक समस्या है दोस्तों। समस्या ये है कि 3 तारीख को, 3 मार्च को, मैं आपका 3 मार्च से पहले पहले सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगी।
मैम 3 मार्च के बाद, 3 मार्च को क्या, 3 मार्च को बेटा मेरे सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, तो मेरे सेमेस्टर एग्जाम है 3 मार्च को, तो 3, 4, 5 इन 3 दिन मैं आपकी वैसे भी क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम है और मेरा एग्जाम है तो मुझे एग्जाम देने वहां जाना पड़ेगा। एग्जाम मेरे सुबह से इवनिंग तक चलने वाले हैं, तो बेटा आपकी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो मैं चाह रही थी कि 2 तारीख तक जितना आपका बायोलॉजी का सिलेबस में खत्म कर दूं वो खत्म हो जाए और उसके बाद मैं आपकी केमिस्ट्री चालू करवा दूं, जिससे वो 3 दिन या बाकी के आगे कंटिन्यू आप केमिस्ट्री कर पाओ। क्योंकि जब भी आपका 1-2 टॉपिक बच जाएगा उसको मैं आपको संडे में एक दिन करा दूंगी, या संडे टू संडे 2-4 टॉपिक बचेंगे उनको मैं करा दूंगी। ठीक है, समझ में आ गई? सॉरी अप्रैल, मार्च मेरे मुंह से निकल गया, अप्रैल, हाँ जी अप्रैल। ठीक है, अप्रैल फूल बना दिया मैंने तुम्हें, तो अप्रैल ही है बिल्कुल। 3 मार्च, 3 अप्रैल से मेरे सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, वो 3 दिन चलेंगे, 3, 4, 5। तो मुझे आपकी क्लास जो है क्या, सारी क्लासेस मुझे ऑफ करनी पड़ेंगी, एग्जाम देने पहुंचना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग बताएं, आप लोग तब तक क्या करेंगे, आपकी मैं केमिस्ट्री शुरू करवा दूंगी जिससे आप केमिस्ट्री को अच्छे से कर लें। ठीक है बेटा, 3 मार्च, हाँ जी मुझे पता है 3 मार्च चली गई, अप्रैल, 3 अप्रैल। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े, चलो आओ अब आगे बात करते हैं। अंडाणु जो पोषण लेता है वो हमारे ब्लड से ही लेता है बेटा। अंडाणु जो पोषण लेगा वो हमारे ब्लड से, यूट्रस के अंदर जो ब्लड होता है उसी से पोषण लेता है। ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ में? अब आ जाओ आगे बात करते हैं, है ना? अब हम आगे बात कर रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही रहना है अब हमें। अब आप लोगों को ये पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं, इन पॉइंट्स को भी आप लोग समझेंगे। एक पॉइंट और आता है कि जो सीमन होता है दोस्तों, ये जो सीमन है इसका, इसी से जांच की जाती है। सीमन के द्वारा ही हम लोग जांच करते हैं कि जैसे तुमने कई बार खबरें सुनी है कि किसी का रेप हो गया है ना, जो बलात्कार वगैरह के केस होते हैं तो बॉडी के अंदर से सीमन मिलता है, इसी से जांच की जाती है बलात्कारी की, है ना? जो रेपिस्ट होता है उसकी जांच की जाती है। अब जो सीमन होता है इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान, सीमन का पीएच वैल्यू कितना होता है, या कई बार ऐसे आ जाता है कि शुक्राणु का पीएच मान कितना होता है। तो शुक्राणु तो आपका बेसिकली सीमन के ही अंदर होते हैं, स्पर्म तो सीमन के ही अंदर होते हैं। तो चाहे आपको सीमन का पीएच मान पूछे, चाहे आपको शुक्राणु का पूछे, आपको बताकर चलना है 7.2 से 8 के बीच में होता है इनका पीएच मान, यानी ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं दोस्तों। जो शुक्राणु होते हैं या जो सीमन होता है ये एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों? एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। इसका एग्जाम देना है बेटा, डीएलएड के एग्जाम चल रहे हैं मेरे, डीएलएड मैं सोच रही हूँ डीएलएड कर लूँ, बीएड करके तो कुछ मिला नहीं, डीएलएड कर लूँ। तो मैंने सोचा कि फ्री रहने से अच्छा है कुछ पढ़ते रहें, तो एक और डिग्री बढ़ाना चाह रही थी जस्ट, तो डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम है वो मुझे देने हैं। ठीक है, चलो कई बार मुझे एग्जाम देने जाती हूँ, जैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे तो मुझे वहाँ बच्चे भी मिल जाते हैं और वो कहते हैं मैम आप यहाँ कैसे, तो मैं कहती हूँ टाइम है, खाली टाइम है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करें। वैसे तो टाइम खाली नहीं होता है, पूरे दिन भर क्लासेस होती हैं और जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें पढ़ाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए डीएलएड के एग्ज़ाम फॉर्म मैंने फिल कर दिया था, तो इसीलिए उसके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रही है। ठीक है, क्लियर, चलो क्लास तो सही चल रही है बेटा, ठीक है ठीक। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ये जो आप लोगों के शुक्राणु या सीमन है इसका पीएच मान कितना होता है, 7.2 से 8 यानी क्षारीय। अब एक प्रश्न आता है कि जो लड़कों में टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, लड़कों में जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं। तो एक नोट कर कर चीज़ आप लिखेंगे, है ना, एक नोट कर कर चीज़ लिखेंगे कि जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में टेस्टिस, पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, शरीर के बाहर, लड़कों के अंदर जो टेस्टिस हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। क्यों होते हैं शरीर के बाहर? क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए, क्योंकि उनमें शुक्राणु बनते हैं टेस्टिस के अंदर, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु जनन के लिए शरीर तापमान से, शरीर के तापमान से
एक आप लोग बताकर चलते हो 1 से 2 डिग्री, 1 से 2 डिग्री तापमान कम चाहिए होता है, तापमान कम चाहिए होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको पेपर में पहले बहुत पूछा जाता था, अब भी आ सकता है कि जो लड़कों में पुरुषों में टेस्टिस होते हैं वो शरीर के बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, शुक्राणु जब बनते हैं लड़कों में तो वो शरीर के तापमान से लगभग 1 से 2 डिग्री कम तापमान पर बनते हैं, इसीलिए टेस्टिस शरीर के बाहर होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा टेस्टिस आर प्रेजेंट। यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, मैं इंग्लिश में पीछे लिख रही हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में कहाँ लिख रही हूँ बेटा? यहाँ। तो यहाँ पर आप लोगों को नोट कर कर वो पॉइंट लिख लेना है। आप लोग बताएंगे टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी इन मेल because formation of sperm take place at lowest temperature from body at least 1 to 2 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूछ लेता है पेपर के अंदर कि भैया जो शुक्राणु होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो कितने टेम्परेचर पर होगा? शरीर तापमान से कम तापमान पर होता है। लगभग कितने कम तापमान पर? 1 से 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे शरीर का तापमान कितना है, अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर की हम बात करें, अगर हमारे शरीर तापमान की हम लोग बात करें, तो जो शरीर का तापमान होता है दोस्तों वो होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर आपके टेस्टिस के तापमान की बात करें, क्योंकि वो शरीर से बाहर होते हैं, अगर लड़कों में वृषण के तापमान की बात करें तो वो होता है लगभग, आप लोग बताते हो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस। 1 से 2 डिग्री कम तापमान होना चाहिए टेस्टिस का, तभी जाकर क्या होगा, जो शुक्राणु है उनका निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि 1 से 2 डिग्री कम तापमान पर, 1 से 2 डिग्री, अच्छा कम नहीं लिखा मैंने, पुरुषों में वृषण शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के लिए शरीर के तापमान से 1 से 2 डिग्री कम तापमान चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि 1 से 2 डिग्री कम तापमान चाहिए होता है, इसीलिए जो शुक्राणु हैं, जो टेस्टिस हैं, वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, टेस्टिस वृषण। क्लियर? तो आपको ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो आप लोगों ने सारी चीज़ें लिख ली। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेस्टिस में जो शुक्राणु है उनका निर्माण फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आओ अगर आप लोग देखें तो लड़कों के अंदर ये होते हैं भाई टेस्टिस। तो ये टेस्टिस जो हैं बेसिकली लड़कों में दोनों पैरों के बीच में होते हैं और शरीर से बाहर। इनका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली कम होता है। ठीक, अब आ जाओ बात करते हैं पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस होते, जो ये होते हैं शुक्राणु का प्रभाव, यानी शुक्राणु जो लड़कों के अंदर फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब हम लोग कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर किस तरीके से फ्लो होता है शुक्राणुओं का। तो आओ अब मैं बात करती हूँ आप लोगों की शुक्राणु पथ, शुक्राणु प्रवाह पथ, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन, स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन पाथवे आपको पूछा जाता है, यानी कि जो शुक्राणु है लड़कों के अंदर वो कैसे कैसे कहाँ से कहाँ को फ्लो करते हैं। तो अब आओ यहाँ से भी ये लाइन आपको पूछी जाती है भाई।
अब देखो, सबसे पहले आपने पढ़ा कि शुक्राणुओं का निर्माण टेस्टिस में होता है। हाँ जी मैम, तो टेस्टिस में शुक्राणु बने भाई, वृषण में बने। वृषण से ये कहाँ पहुंचते हैं, आप लोग बताते हो। वृषण से ये पहुंचेंगे आप लोगों के सेमाइनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। कहाँ पहुंचेंगे, सेमनीफेरस ट्यूबुल। ये पहुंचेंगे सेमनीफेरस ट्यूबुल के अंदर। कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, सेमनीफेरस ट्यूबुल में पहुंचेंगे। सेमनीफेरस ट्यूबुल को कहा जाता है शुक्रजन नलिका। ठीक है, शुक्रजनन नलिका, हिंदी में कहते हैं इसको शुक्रजन नलिका। तो शुक्राणु टेस्टिस से निकलकर पहुंचेंगे शुक्रजनन नलिका में। अब शुक्रजनन नलिका से ये पहुंचते हैं एपिडाइडेमिस के पास। एपिडाइडेमिस, ये पहुंचेंगे एपिडाइडेमिस के पास। एपिडाइडेमिस को कहते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण के पास पहुंचेंगे। अधिवर्षण से प्रश्न आता है कि अधिवर्षण में क्या होता है बेटा, शुक्राणुओं का मैच्योरेशन यही होता है। शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यहाँ भी लिखवाऊंगी। फिर ये कहाँ पहुंचेंगे, फिर ये पहुंचते हैं वास डेफेरेंस नलिका में। वास डेफेरेंस नलिका में पहुंचेंगे फिर ये, यानी जिसको कहा जाता है, आप लोग बोलते हो शुक्रवाहिनी में पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे दोस्तों, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से निकलकर ये आ जाते हैं कहाँ, यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा में आ जाते हैं दोस्तों। यूरेथ्रा जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, ठीक है। और मूत्र मार्ग से निकलकर ये आ जाते हैं पेनिस में। पेनिस यानी लिंग के अंदर, लिंग, ठीक है। और लिंग से ये पहुंच जाते हैं महिला के शरीर में। फिर ये पहुंच जाते हैं महिला में, ठीक है। फिर ये पहुंच जाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। इस तरीके से ये शुक्राणुओं का पूरा पाथवे होता है, ठीक है। इस तरीके से जो शुक्राणु होते हैं इनका पाथवे होता है दोस्तों। तो शुक्राणु जो होते हैं इनके एक फ्लो के बारे में आपको पूछा जाता है, ठीक है। ठीक, सिट्रिक एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है। बट ये सारे पदार्थ मिलकर इनको क्या करते हैं, इसको प्यारे दोस्तों, ये जो सीमन होता है ना, ये एक लिक्विड होता है। ये जो सीमन है ये एक तरल है, और इस तरल के अंदर आपको बेस मिलते हैं, यानी कि क्षारीय पदार्थ मिलते हैं। तो ये सिट्रिक एसिड के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं, जिस वजह से इसका पीएच मान जो होता है 7.2 से 7.8 हो जाता है, ठीक है। बिहार का हो जाएगा, बिहार पुलिस का हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से ये टेस्टिस, ये जो शुक्राणुओं का पाथवे है, एक फ्लो है, ये आपको पूछा जाता है। अब आ जाओ यहाँ से, ये सारी जितने भी आपको पार्ट्स लिख रहे हैं ये पुरुषों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हम पुरुषों का ही जनन तंत्र भी पढ़ रहे हैं। अब टेस्टिस जो होते हैं इनसे सेमाइनिफेरस ट्यूबुल, नलिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उनमें जाते हैं भाई शुक्राणु जो होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम, इस डायग्राम के जरिए मैं आपको चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि ये है भाई टेस्टिस। ये टेस्टिस है, इनमें क्या हुआ, शुक्राणुओं का निर्माण हुआ। अब ये शुक्राणु इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप लोगों के प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये एक डक्ट है, डक्ट डेफरेंस, या जिसको आप लोग सेमनीफेरस बोल देते हो, इसमें गए ये, ठीक है। इस तरीके से ये जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो सेमाइनल वेसाइकल होती है, यानी कि जब आप लोग लड़कों के अंदर इस ट्रैक की बात करते हो पूरे की, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले जो आप लोगों के शुक्राणु होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आपने कहा टेस्टिस में रहते हैं। टेस्टिस में बन गए, कौन सी सेल ने बना दिया, आप लोग कहेंगे शुक्राणु को बनाने का काम सार्टोली सेल ने करा। यहीं पर आपकी सार्टोली सेल होती है। अब ये सार्टोली सेल जो होती हैं जब टेस्टिस के अंदर गई, ठीक है, जब आप इस वाली संरचना को देखोगे ध्यान से, तो ये पूरी आप लोगों की एक संरचना होती है। इस संरचना के अंदर जो पार्ट हैं ये आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कह देते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल, यानी कि जो आपके शुक्राणु होते हैं वो क्या बने बेटा, टेस्टिस से निकलकर टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूबुल, इनमें आ जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल से ये जो शुक्राणु है होते हुए पहुंचते हैं आपके एपिडाइडेमिस पर। कहाँ पहुंचते हैं बच्चों, एपिडाइडेमिस। अब ये जो एपिडाइडेमिस होती है, अधिवर्षण जिसको कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। अधिवर्षण से प्रश्न बनता है कि अधिवर्षण क्या काम करता है, तो यहाँ पर होता है शुक्राणुओं का परिपक्वन।
शुक्राणु का परिपक्वन होता है, पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है, मैचोरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो थे, जो आपकी सार्टोली कोशिकाओं ने स्पर्म बनाए थे, वो मैच्योर नहीं थे, वो ऐसा समझो कि पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं थे, तो वो सेमनीफेरस ट्यूबुल से निकलकर आ गए एपिडाइडेमिस के पास, यहाँ से ये सारे यहाँ चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब आ गए कहाँ, एपिडाइडेमिस के पास आ गए, एपिडाइडेमिस यानी अधिवर्षण के पास आ गए, तो ये अधिवर्षण जो होती है ये शुक्राणुओं को परिपक्व कर देती है, मैच्योर कर देती है। मैच्योर मतलब शुक्राणु बड़े हो जाते हैं, अंडे को निषेचित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो शुक्राणुओं का मैच्योरेशन होता है एपिडाइडेमिस के अंदर। अब ये परिपक्व होकर ऐसे ऐसे पहुंचते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं डक्ट डेफरेंस या वास डेफरेंस। ये है वास डेफरेंस नलिका। इस वास डेफरेंस नलिका से, यानी कि शुक्र वाहिका जिसको आप कह देते हो, इससे होते हुए ये कहाँ चले जाते हैं दोस्तों, शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी से होते हुए ये चले जाते हैं यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा होता है लड़कों के अंदर वो जगह जहाँ पर लड़कों का मूत्र इकट्ठा होता है, तो यूरेथ्रा वो जगह है जहाँ पर लड़कों का शुक्राणु और दोस्तों मूत्र दोनों इकट्ठा होते हैं, तो यहीं पर मूत्र होता है और यहीं पर सीमन होता है, तो ये वो जगह है जहाँ पर मूत्र और सीमन दोनों एक साथ इकट्ठा रहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है, लड़कों के अंदर वो कौन सी जगह है, पुरुषों में वो कौन सी संरचना है जहाँ से मूत्र और सीमन दोनों एक साथ निकलते हैं, तो लड़कों के अंदर यूरेथ्रा वो जगह होती है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा जिसको आप मूत्र मार्ग बोलते हो हिंदी में, मूत्र मार्ग, तो ये जो यूरेथ्रा होता है ये वो जगह है जहाँ से लड़कों के अंदर मूत्र भी निकलता है और दोस्तों सीमन भी निकलता है, तो ये सेम रास्ता है जहाँ से लड़के यूरिन और दोस्तों जो सीमन अभी बताया था उसको निकालने का काम करते हैं, ठीक है। अब मूत्र मार्ग से होता हुआ ये जो शुक्राणु है ये पेनिस में पहुंचते हैं, लिंग में पहुंचते हैं, और लिंग के जरिए ये मादा की योनि के जरिए होते हुए उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से पूरा जो फ्लो है ये चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाता है कि लड़कों में नसबंदी की जाती है दोस्तों, लड़कों में नसबंदी की प्रक्रिया होती है, तो लड़कों के अंदर जब लड़के नसबंदी यानी कि बर्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनकी ये जो नलिका होती है, ये जो नलिका है इसको काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से शुक्राणु जा रहे हैं यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा से पेनिस में आ रहे हैं, तभी मादा के शरीर में जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, इस नलिका को काट दिया जाता है जिससे कि शुक्राणुओं का फ्लो रुक जाता है और शुक्राणु यूरेथ्रा में नहीं पहुंच पाते और फिर ना ही वो पेनिस में पहुंच पाते हैं। तो ये गर्भ जो मतलब बर्थ कंट्रोल का एक बहुत अच्छा तरीका है जो लड़कों के द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग सब एडल्ट हो, आप जानते हो बर्थ कंट्रोल के लिए और भी कई प्रोसेस अपनाए जाते हैं, लेकिन लड़कों में एक प्रक्रिया जो होती है जिसको कहते हो नसबंदी, ये पूछी जाती है पेपर में। तो नसबंदी जो होती है आप जानते हैं, नसबंदी जिसको कहते हैं वेसेक्टोमी, ठीक है। तो ये जो वेसेक्टोमी की प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, नसबंदी को, तो पुरुषों में होती है ये वेसेक्टोमी, ये महिलाओं में होती है तो अलग नाम से इसको जाना जाता है। वेसेक्टोमी किसके अंदर होता है, पुरुषों में होता है, और इसमें क्या काम करते हैं, इसमें जो वासे डिफरेंस नलिका है, वासे डिफरेंस नलिका को कट कर देते हैं, ठीक है, तो इसी नलिका को कट कर देते हैं या बांध देते हैं, टाँके लगाकर बांध देते हैं। तो आपको पेपर में पूछा जाता है कि जब लड़कों के अंदर नसबंदी होती है तो कौन सी नलिका को बांध देते हैं या कट कर देते हैं, तो शुक्रवाहिनी नलिका को काट दिया जाता है, काट दिया जाता है, इस नलिका को या तो काट दिया जाता है, ठीक है, या इस नलिका को बंद कर दिया जाता है, तो या तो कट कर देते हैं डॉक्टर या इसको बंद कर देते हैं, छोटी सी एक सर्जरी होती है, ठीक है। भाई महिलाओं में भी होता है नसबंदी, महिलाओं के अंदर जो नसबंदी की प्रक्रिया है मैम उसमें क्या होता है, तो महिलाओं के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं के अंदर जिस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी, यानी महिलाओं के अंदर एक जो ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, फैलोपियन ट्यूब, इसको बंद कर देते हैं महिलाओं में। महिलाओं के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है
इसको काट कर बंद कर दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है टाँके लगाकर, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो लड़कियों के अंदर क्या होता है, लड़कियों के अंदर जो नसबंदी होती है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किस में होती है आप बताओगे, महिला में होती है। ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है, फीमेल में, है ना। वेसेक्टोमी किस में होती है, पुरुषों में। तो महिलाओं के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है, लड़कों में वेसेक्टोमी। लड़कों के अंदर वास डिफरेंस नलिका को काट देते हैं, महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं अंड निषेचित नलिका। भाई इसी में तो होता है निषेचन, आपने पढ़ा था, इसी को कहते हैं अंड निषेचित नलिका। इसी को काट दिया जाता है। अब इसी के अंदर निषेचन हो रहा है, अंडाणु शुक्राणु से इसी नलिका में मिल रहे हैं, इसी नलिका को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे, देखो ये महिलाओं की ओवरीज है, ये महिलाओं की ओवरीज है बच्चा। इसमें क्या हुआ कि ये जो ट्यूब है महिलाओं की, ये जो 2 ट्यूब दिख रही हैं, शुक्राणु ऐसे महिला के शरीर में जाते हैं और यहाँ पर रखा होता है अंडाणु, यहाँ होता है अंडाणु, और शुक्राणु जो है वो अंडाणु के पास पहुंचते हैं। अंडाणु में ब्लैक कलर से बना रही हूँ, और ऐसे जाकर ये अंडे के साथ निषेचित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं महिलाओं में, इन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। इन ट्यूब का मुंह मान लीजिए यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ टाँके लगाकर ये बंद कर दी जाती हैं। अंडा जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, बाहर से शुक्राणु आए, शुक्राणु यहीं रुक गया क्योंकि अंदर से यहाँ से मुंह बंद है, शुक्राणु को जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा अंडाणु के पास। तो अब शुक्राणु अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएगा, ये अंडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। महामारी चक्र के द्वारा इसकी सफाई हो जाएगी और महिला कभी गर्भवती नहीं हो पाएगी। तो गर्भ को रोकने के लिए, चाइल्ड बर्थ करने के लिए एक टेक्निक अपनाई जाती है जो पुरुष और महिला दोनों में होता है। और लड़कों के अंदर क्या करते हैं, लड़कों की ये जो वास डिफरेंस नलिका है, इसी के जरिए यहाँ से जो शुक्राणु ऐसे जा रहे हैं और इसी के जरिए शुक्राणु ऐसे लिंग के जरिए महिला में जा रहे हैं, तो इस नलिका को यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। तो शुक्राणु आगे लिंग में जा ही नहीं पाते, जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो नहीं पाता। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये टेक्निक है, ये चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, सर्जरी करके उसको खुलवा सकते हो बेटा, फिर अगर आप चाहें तो उसको सर्जरी से फिर खुलवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं उनमें कुछ 1-1, 2-2 पॉइंट और हैं जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे नोट डालकर आप 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। नोट डालकर आपको लिखना है कि लड़कों के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, लड़कों के शरीर में कुछ ग्रंथियां और पाई जाती हैं, लड़कों के शरीर में कुछ ग्लैंड्स और पाई जाती हैं। आपको पूछेगा कि ये कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पुरुष के बारे में। तो भाई पुरुषों के अंदर जो मेल होते हैं इनमें कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनमें कुछ ग्लैंड हैं। जैसे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बहुत पूछता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत पूछता है। आप बताओगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये पुरुषों में पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न आया है कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि है इनमें से जो लड़कों में पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड लड़कों के अंदर ही होती है। आपने अभी अभी ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ आप इजीली देख पा रहे हो कि लड़कों का ये जो लिंग होता है इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो लड़कों के अंदर लिंग के ऊपर पीछे की तरफ पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। मैम ये क्या काम करती है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यही क्या करती है दोस्तों, इसी का काम होता है क्या निकालना, फ्रक्टोज वगैरह को निकालना। तो जो अभी मैंने कहा था फ्रक्टोज निर्माण करती है, फ्रक्टोज सीक्रेशन, इसका काम होता है फ्रक्टोज सीक्रेशन। ठीक है, तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि शुक्राणु फ्रक्टोज से पोषण लेता है। तो ये जो फ्रक्टोज होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, यहीं से। फ्रक्टोज स्त्रवण करती है दोस्तों, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये फ्रक्टोज का स्त्रवण करती है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कई बार इसमें लड़कों के अंदर कैंसर भी हो जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में सुना होगा, जैसे महिलाओं में यूट्रस का कैंसर होता है, महिलाओं के गर्भाशय में बच्चादानी का कैंसर होता है, वैसे ही लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज का स्त्रवण करती है।
आगे हमने बात करी अगली ग्रंथि कौन सी होती है, तो अगली ग्रंथि है बल्बोथोरियल ग्लैंड। कौन सी होती है? बल्ब्यूथोरल ग्लैंड। अगली ग्लैंड होती है लड़कों के अंदर बल्बूथोरल ग्लैंड, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं बेटा इसको। इसी का दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये लड़कों के अंदर कौन सी और ग्रंथियां हैं जो लड़कों में होती है, तो बल्बोथोरियल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो इसी को आप लोग काउपर ग्लैंड भी बोलते हो, काउपर ग्रंथि भी कहते हैं इसी को, और इसी को कहते हैं बल्बोथोरियल, बल्बोथोरियल ग्रंथि। ठीक है, बल्बोथोरियल ग्रंथि इसी को कहा जाता है। ठीक, अब ये क्या करती है भाई, ये पुरुषों में होती है। इन दोनों का, ये दोनों एक ही है, इन दोनों का एक ही नाम है, मतलब बल्बोथोरियल ग्लैंड को ही कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये क्या काम करती हैं, ये लड़कों के अंदर जब लड़के इजैकुलेशन करते हैं तो एक चिकना पदार्थ निकालती है, ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करती है। ठीक है, जब मिलन हो रहा होता है तो उस टाइम पर चिकने पदार्थ निकालने का ये काम करती है। तो ये क्या किसकी तरह काम करती है, चिकना पदार्थ निकालती है, इसका काम होता है चिकना पदार्थ निकालना, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, यानी कि ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है, ल्यूब्रिकेंट। ठीक, तो ये क्या काम करती है, वर्क एज ल्यूब्रिकेंट, चिकने पदार्थ को निकालने का काम करती है, जिससे शुक्राणु आसानी से मादा के शरीर में पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे क्लियर है ना। तो ये आप लोगों को पूछा जाता है ना। हाँ, दोनों में होता है बेटा, या यूट्रस कैंसर होता है महिलाओं में और प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हो जाता है लड़कों में। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात बेटा। बाकी सारा प्रोसीजर एकदम नॉर्मल होता है, सिर्फ इजैकुलेशन की क्रिया नहीं होती है उस दौरान। ठीक है, तो नसबंदी के दौरान आप फादर नहीं बन सकते फिर। क्लियर, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ना है कि यहाँ से आप लोगों का ये चैप्टर हुआ खत्म। महिलाओं के अंदर आप लोग ओवरीज के बारे में आता है, वो सारा प्रोसीजर पहले ही पढ़ चुके हो भाई। महिलाओं के अंदर अंडाशय बनते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। अब ये चैप्टर हुआ खत्म, और अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, जिसका नाम है, अब आप बात करने वाले हो अगला चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। तो बात करेंगे दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की, जिसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सिस्टम हुआ खत्म, और अब हम लोगों की जो चर्चा चलेगी वो चलेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। उत्सर्जन तंत्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, यूपी पुलिस का बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ठीक, देखो ये जो दोनों आप लोगों को मैंने बल्बूथोरियल और प्रोस्टेट ग्लैंड बताई है ना, ये दोनों ही जो सीमन होता है उसको एल्केलाइन बनाने में, मतलब उसको क्या करने में मदद करती हैं, क्षारीय करने में भी मदद करती हैं। तो ये दोनों ही मिलकर जो सीमन होता है उसको बेस बनाती हैं, क्योंकि सीमन में बेसिकली सिट्रिक एसिड होता है। तो ये दोनों जब निकालते हैं अपने अपने प्रोडक्ट, जैसे ये चिकना पदार्थ निकालती है, तो ये भी कहीं ना कहीं सीमन के अंदर मिलता है जाकर, और सीमन को न्यूट्रल यानी उसकी एसिडिटी को कम करता है और उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे अब हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है वो सब पेपर में नहीं आते, जो तुम पूछ रहे हो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक इशू ये है कि इस चैप्टर को मैं अब बेटा मंडे से शुरू करूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा तबीयत का इशू सा हो रहा है, तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को, मैं सोच रही थी कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो जल्दी शुरू कर दूंगी, बट अब टाइम भी अब आपका थोड़ा सा ही रहा है, तो मैं इस चैप्टर को अब कल से नहीं, कल तो आपका सैटरडे है, कल आप क्विज लगाओगे, मंडे से मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम मंडे से करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, एक बच्चे का डाउट है कि मैम एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम क्या होता है। लो इस पॉइंट को मैं समझा देती हूँ। जब हम महिलाओं के गर्भाशय की बात करते हैं, जब हम महिलाओं के यूट्रस की बात करते हैं, तो महिलाओं का जो यूट्रस होता है उस पर 3 दीवारें होती हैं।
मान लो ये महिलाओं का यूट्रस है इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर 3 तरीके की 3 लाइनिंग होती है ऐसे, ठीक है। ये 3 तरीके की 3 लाइनिंग होती है इस तरीके से, ये। तो महिला का जो यूट्रस होता है वो 3 पार्ट्स में 3 परतों से बना होता है दोस्तों। 3 परतें होती हैं महिलाओं के यूट्रस में। कौन सी होती हैं आप लोग बताकर चलते हो? 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको दिख रही है, जिसको कहते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये सबसे बाहर की लेयर होती है दोस्तों, सबसे बाहर वाली परत, सबसे आउटर लेयर होती है ये। क्लियर? सबसे बाहर की परत। इसके बाद जो आप लोग देखते हो बीच वाली जो परत होती है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, ये मध्य की परत है दोस्तों, ये मिडिल वाली परत होती है, मिडिल, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली परत है इसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, इसको क्या कह देते हैं? एंडोमेट्रियम। तो ये होती है एंडोमेट्रियम, ये सबसे आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम। महिलाओं के यूट्रस की सबसे आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम। जब एक बच्चा बनता है ना, इनर मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। जब एक यूट्रस बनता है, जब एक फीटस बनता है, बच्चा भ्रूण बनता है, तो वो यहीं पर जाकर धंसता है। मान लो ये फीटस है, ये यहीं पर जाकर धंसता है ऐसे, इसी परत में ऐसे ऐसे धंसता चला जाता है और यहीं से पोषण प्राप्त करता है, यहीं से न्यूट्रिशन लेता है दोस्तों। और जब महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, पीरियड होते हैं, तो ये पीरियड के दौरान यही वाली परत है जो शीड करती है, यही वाली परत है जो झड़ती है, ये वाली परत एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की परत, ये झड़ती है पीरियड्स के दौरान और तभी महिलाओं में ब्लीडिंग प्रोसीजर शुरू होता है। तो माहवारी चक्र जब होता है महिलाओं में, यही परत है जो टूटती है, ठीक है। माहवारी चक्र के अंदर यही परत टूटती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही परत है एंडोमेट्रियम जो शीड करती है, जो टूटती है, इसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये 3 परतें होती हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई ना बातें? ये होती है सारी कहानी। तो भाई चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे मंडे में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे और सभी प्यारे बच्चों को ढेरों आशीर्वाद। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बेटा आपको सिर्फ ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा जाएगा, तो वो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब।